Hello everyone, welcome back to NCRT Filter. So today we are going to start first chapter of class 9th NCRT History, the French Revolution, a transformative journey. इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, वो सब आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ दिए गए हैं टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ आप ये कंटेंट देखेंगे कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम कवर करेंगे कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या कॉजेज़ थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। देन हम कवर करने वाले हैं की इवेंट्स, वो इवेंट्स जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हमें देखने को मिलेंगे। देन इम्पैक्ट क्या पड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सोसाइटी पर। देन औरतों का क्या रोल रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। वॉट वॉज द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दैन द रेन ऑफ टेरर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक पीरियड रहा था थ्रू आउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि लेटर आप देखेंगे कि एम्परर बनेंगे फ्रांस के। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। देन लास्ट टॉपिक हो जाएगा आपका द एनलाइटनमेंट एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, कैसे एनलाइटनमेंट हुआ लोगों का। ठीक है, पूरे फ्रांस में एनलाइटनमेंट हुआ और कैसे इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे असर डाला। तो दीज आर द कंटेंट्स विच वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जी, तो स्टार्ट करते हैं कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अगर हम इसमें पहले कॉज की बात करें तो वन ऑफ द मेन कॉज जो आ जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो आ जाएगा सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी थी जो कि परसिस्ट करती थी। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्लास डिवीजन वॉज देयर। ठीक है, क्लास वॉज डिवाइडेड इन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। ठीक है, सो लाइकवाइज यहाँ पर भी यही सब चल रहा था। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी हो रही थी। अब यहाँ पर अपर क्लास लोअर क्लास को हम जो है एक नाम से जानते हैं, जो कि हो जाएगा, अगर हम अपर क्लास की बात करेंगे तो उसको प्रिविलेज्ड क्लास भी बोलेंगे हम। ठीक है, जिन्हें अधिकार हैं। ठीक है, तो उन्हें प्रिविलेज्ड क्लास भी बोलेंगे। और प्रिविलेज्ड क्लास में आ जाएंगे आपके दो लोग, जो कि हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका नोबिलिटी। ठीक है, नोबिलिटी, एंड दूसरे आ जाएंगे आपके क्या, क्लर्जी। ठीक है, अब इनके बारे में मे बी आपने ये दोनों नाम सुने हो पहले, बट स्टिल मैं आपको समझा देती हूँ। नोबिलिटी क्या होता है। नोबिलिटी एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू द कोर्ट ऑफ किंग। ठीक है, यानी कि किंग के कोर्ट से जो भी ऑफिशियल्स, जो भी लोग रिलेटेड हैं, उन वो आ जाएंगे नोबिलिटी के अंदर। मेनली आप समझ सकते हैं कि किंग की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नोबिलिटी मीन्स किंग। ठीक है, एंड ऑफिशियल्स ऑफ द किंग। देन क्लर्जी की बात करें तो क्लर्जी में आ जाएंगे पीपल हु आर रिलेटेड टू द चर्च, वो लोग जो कि चर्च से रिलेटेड हैं। अब दे में भी इनमें क्या हो जाएगा, ये हो सकते हैं बिशप हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं आपके बिशप्स हो सकते हैं। ठीक है, जो फादर जिनको आप कहते हैं। ठीक है, चर्च के फादर, आपके फादर नहीं, चर्च वाले फादर, बिशप्स हो जाएंगे, पोप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो प्रिविलेज्ड क्लास यानी कि अपर क्लास में कौन कौन आ जाएंगे, नोबिलिटी एंड क्लर्जी। मीन्स इनको प्रिविलेज था, इनको अधिकार था पूरे फ्रांस को देखने का, पूरे फ्रांस को चलाने का। देन आ जाएगा आपका दूसरा क्लास। ठीक है, जिसे लोअर क्लास की कैटेगरी में हम डालेंगे, और वो नाम था थर्ड एस्टेट। ठीक है, तो आ जाते हैं हम ज़रा पॉइंट पर, उसके थ्रू समझते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका द स्टार्क डिवीजन बिटवीन द प्रिविलेज्ड नोबिलिटी एंड क्लर्जी एंड द इम्पोवरिश्ड थर्ड एस्टेट फ्यूल्ड रिजेंटमेंट एंड अनरेस्ट। ठीक है, तो प्रिविलेज्ड क्लासेस में आ गई आपकी नोबिलिटी और क्लर्जी, और लोअर क्लासेस में आ गई आपकी थर्ड एस्टेट। अब थर्ड एस्टेट में कौन कौन हुआ करते थे,
थर्ड एस्टेट में आपके सारे जो कॉमन पीपल होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड एस्टेट में कौन कौन आ जाएंगे आपके, थर्ड एस्टेट में कौन कौन आ जाएगा आपके, ओह, थर्ड एस्टेट में आ जाएंगे आपके जितने भी कॉमन पीपल होंगे, ठीक है, या कॉमन मैन कह सकते हैं आप। अब कॉमन पीपल में कौन कौन हो जाएंगे, जैसे आपके जो भी लेबरर्स हैं, वीवर्स हैं, ठीक है, और आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं, तो ये सब लॉयर्स हो गए। तो ये जितने भी लोग थे ये कॉमन पीपल के अंदर काउंट किए जाते थे। लेकिन प्रिविलेज्ड क्लासेस में कौन आ जाएंगे, नोबिलिटी और क्लर्जी से जो भी लोग रिलेटेड हैं वो सब आ जाएंगे इनके अंडर, ठीक है। तो फ्रांस वॉज डिवाइडेड इन टू सेक्शंस, दैट वॉज प्रिविलेज्ड क्लास एंड द लोअर क्लास, और वी कैन से थर्ड एस्टेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको पॉइंट। देन आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। तो ये जो सोशल इनइक्वालिटी था ये बहुत बड़ा कॉज रहा था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुए, लोग एनलाइटन हुए कि हमें अपने अधिकारों के बारे में बात करनी चाहिए, और लोग अवेयर हुए, और उसके ही बाद लोगों ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, जो कि लेटर रूप ले लेता है रिवॉल्यूशन का, एंड दैट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। अब फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे थे फ्रांस में। क्यों हो रहे थे, क्योंकि इस टाइम पर जो फ्रांस था वो वॉर्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन द टेरिटरी, इन ऑर्डर टू कॉन्कर द होल एरिया ऑफ द टेरिटरीज, फ्रांस वॉज गेटिंग इनटू द वॉर्स, ठीक है। तो इस वॉर पार्टिसिपेशन की वजह से क्या हो रहा था, फ्रांस के अंदर भुखमरी की हालत पैदा हो गई थी, ठीक है। अब जाहिर है जब वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे तो रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, वेपन्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, उसमें पैसा लगता है। अब जब पैसा खर्च होगा तो फिर क्या होगा, टैक्स सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स सिस्टम बढ़ाएंगे तो टैक्स किसको देना होता था, लोअर क्लासेस को, कॉमन पीपल को टैक्स देना होता था। अब टैक्स देने में ही इंसान की सारी सैलरी चली जा रही है, ठीक है, तो उसके पास अब जो है मतलब इतनी ऐसी नौबत आ गई थी कि वो ब्रेड खरीदने तक के पैसे उनके पास नहीं थे, ठीक है। तो लेटर आप देखेंगे कि फूड शॉर्टेजेस होंगी, जिसकी वजह से क्या किया जाएगा, फूड के प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। तो इतना बुरा हाल हो जाएगा कि लोग मतलब ब्रेड को भी एक्सेस करने के मोहताज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही आ जाएगा फाइनेंशियल क्राइसिस। Years of extravagant spending, costly wars, and a regressive tax system left France in deep debt, leading to economic instability. Debt क्या होता है, कर्जा, ठीक है। अब फ्रांस कर्जे में डूब गया, और इसकी वजह से क्या हो गया था, एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी ऑल ओवर द फ्रांस। तो ये एक मेन कॉज है आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। लोग इससे गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, जब खाने तक की भुखमरी की नौबत आ गई है पूरे कंट्री में और किंग कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, लोग तो रिवोल्ट करेंगे ना। तो इसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा। देन थर्ड आप देखेंगे एनलाइटनमेंट आइडियाज़, ठीक है। अब एनलाइटन का मतलब आप सब लोग समझते हैं, एनलाइटन का मतलब अवेयर होना, ठीक है, किसी चीज़ से अवेयर होना, ठीक है, एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रीजनिंग आपके अंदर आना, ठीक है। मतलब आप हर चीज़ को लेके एक तर्क जानना चाहते हैं कि इसके पीछे आखिर ऐसा है तो क्यों है। तो सेंस ऑफ रीजनिंग एक क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी लोगों के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ एनलाइटनमेंट फिलोसफीज प्रोमोटिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी चैलेंज द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ द मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी। अब क्या हुआ यहाँ पर, आप पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको ये एक नोशन याद रखना है जो कि हमेशा बोला जाएगा, ठीक है, ये आगे तक काम आएगा। और ये नोशन था क्या, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। इन वर्ड्स का मैं आपको मतलब बता देती हूँ। लिबर्टी का मतलब होता है लिबरल होना, ठीक है, आज़ादी, पूरी तरह आपको एक आज़ादी है कुछ भी करने की। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन यू
ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको हर चीज़ करने की आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मर्डर भी करने की आज़ादी, आपको सारी जो है इलीगल चीज़ें करने की भी आज़ादी है। आज़ादी है बट लीगल चीज़ें करने की, ठीक है, जो लीगली करेक्ट हैं उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। देन है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी आप सब समझते हैं कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। इन ऑर्डर टू एवरीथिंग वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। देन आ जाएगा आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुत्वता, ठीक है, आपस में भाईचारे का एक जो है रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है। तो ये जो 3 नोशन है आपको सुनने को मिलेंगे थ्रू आउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और एक तरह से ये भी बोला जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो नोशन था ये किस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर देंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। आई होप समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो अब ये जो नोशंस थे इन्होंने क्या किया? चैलेंज किया किसको? ट्रेडिशनल मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी को, जो मनमानियाँ चली आ रही थी मोनार्की की, ठीक है। मोनार्की मतलब मोनार्की वर्ड इज रिलेटेड टू द किंग, ठीक है, जो रूल हो रहा था। रूल यहाँ पर जैसे आपने पढ़े होंगे ये टर्म्स, ठीक है, मोनार्की, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं आपने आई होप पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें से ही आपका जाता है एक मोनार्की। जिस कंट्री पे मोनार्क का रूल होता है, किंग का रूल होता है, उसको उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तो नहीं, उस सिस्टम ऑफ रूल को क्या कहा जाता है? मोनार्की कहा जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पर लोगों का रूल होगा, जिस कंट्री पे लोगों का रूल होगा उसको बोला जाएगा डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी थी, इसकी अथॉरिटी को, जो एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी चली आ रही थी, लोगों की ना सुनना, सिर्फ अपनी मनमानी करना, अपने थ्रू, मतलब जो हमने कह दिया वही सही है, वही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस सोच को लोगों की जो था वो इस नोशन ने चेंज किया, ठीक है। तो लोग एनलाइटन हुए कि जो ये सरकार है, यानी जो ये किंग है, ठीक है, ये सब इनकी जो किंगशिप है ये किस वजह से चल रही है? हमारी वजह से चल रही है। ये हमारे बेटरमेंट के लिए किंग बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लोग एनलाइटन हुए और इसकी वजह से भी आगे चल के आप देखेंगे कि ये लोग मोनार्की को टोटली बॉयकॉट करेंगे और आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन होगी अकर। देन 4th पॉइंट हम देखेंगे, तो 4th हो जाएगा आपका फूड शॉर्टेजेस, जो कि मैंने अभी आपको 2nd पॉइंट में बताया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस की नौबत आ गई थी। फूड शॉर्टेजेस, पुअर हार्वेस्ट एंड राइजिंग फूड प्राइसेस exacerbated द सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपल लीडिंग टू वाइड स्प्रेड हंगर एंड डिसकंटेंट। अब पुअर हार्वेस्ट, एक तो भूखमरी की हालत क्यों हो गई थी फ्रांस में? क्योंकि जो हार्वेस्ट थी, ठीक है, उनमें जो है कुछ कीड़े लग गए थे या फिर फसलें एक तरह से कह लीजिए बर्बाद हो गई थी, ठीक है। फसल बर्बाद हो गई हैं। अब वहीं पर क्या होगा? जब फसल बर्बाद हो जाएंगी तो जितना बचा है उसी खाने के प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्राइसेस हाई होंगे तो लोग जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे फूड को, ठीक है। लोगों को भूखा रहना पड़ेगा और भूखमरी से लोगों की मौत होगी। तो इस वजह से लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट था अगेंस्ट फ्रांस, अगेंस्ट द मोनार्क, और इस वजह से भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा। देन लास्ट पॉइंट है वीक लीडरशिप, ठीक है। अब यहाँ पर जो किंग था, लोगों का मानना था, और लोगों का मानना नहीं, ये सच भी था कि जो लीडर ही, जब आप खुद सोचिए, आप किसी सिस्टम में हैं, वहाँ का लीडर ही जब वीक है तो फिर जाहिर है कि सरकार तो गिरनी है, सिस्टम तो ख़त्म होना ही है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर भी जो हमारे लीडर था, लीडर कौन थे? हमारा तो नहीं, मतलब फ्रांस के जो लीडर थे वो कौन थे? मोनार्क, आपको ये नाम याद रखना है, वो थे किंग लुई 16, किंग लुई 16, ठीक है। तो ही वॉज द मोनार्क एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये जो थे, बहुत बोला जाता है कि बहुत वीक लीडरशिप रही थी इनकी, इनको प्रॉब्लम्स को जो है एक तरह से समझना नहीं आता था, ये प्रॉब्लम्स को ही जो है वो नहीं कर पाते थे एड्रेस थे कि आखिर को प्रॉब्लम क्या है, और इनका जो था बहुत इनडिसाइसिव नेचर था, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का जो कॉन्फिडेंस था मोनार्की पर वो धीरे धीरे
ख़त्म होने लगा, जिसकी वजह से आगे चल के लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। देन आई होप मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किए हैं, और अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो देखने के बाद आप एक बार इन पॉइंट्स को रिवाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर एग्ज़ाम्स में आप लोग कहीं पर कुछ भूल भी जाते हैं, ठीक है, वैसा तो याद करना है ही नहीं, समझ के पढ़ना है, जिससे कि एग्ज़ाम्स में भी अगर इन केस आप जो है भूल भी जाते हैं तो आप अपना आंसर क्रिएट कर पाएँ। तो ये जो है ये एक ब्रॉडर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप अपना आंसर खुद से क्रिएट कर पाएंगे अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। की इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या की इवेंट्स रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आपको थ्रू आउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, की इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जी। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा आपका स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील, जुलाई 14, 1789। ठीक है, स्टॉर्मिंग का मतलब आप समझते हैं किसी चीज़ को फूंक देना, आग से किसी चीज़ को फूंक देना, आग लगा देना वहाँ पर। ठीक है, बास्टील क्या था? बास्टील जो है एक प्रिजन थी। क्या थी? प्रिजन थी, यानी कि जेल थी बास्टील। ठीक है, इट वॉज अ प्रिजन। अब क्यों फूंक दिया लोगों ने? इसको फूंक दिया, ठीक है, कोई खुशी में तो फूंका नहीं होगा, गुस्से में होंगे तभी फूंका होगा ना। अब कब फूंका था इसको? तो आप ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस डेट को आप ज़रूर से याद रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही है एक कोर आपके पूरे चैप्टर का। 14 जुलाई 1789। ठीक है, इस डेट को बास्टील प्रिजन को जो स्टॉर्म किया गया था, और दूसरी चीज़ यहीं से आपकी जो ये रिवॉल्यूशन है, कौन सी रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे व्हेन वॉज फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपेंड और व्हेन वॉज फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, ठीक है, ऑन विच डेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, तो आप कहेंगे 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, symbolic start of the revolution, citizens stormed the prison in search of weapons and gunpowder। अब लोग यहाँ पर इस जेल को फूंक देंगे। ठीक है, क्यों आए थे वो इस जेल में? उन्हें वेपन्स की ज़रूरत थी, हथियारों की ज़रूरत थी और गन पाउडर की ज़रूरत थी। ठीक है, इस डेट को भी आप याद रखेंगे। अगस्त 26, 1789। ठीक है, या हुआ था ऑफ द मैन एंड सिटीज़न, लोगों के राइट्स का, ठीक है, डिक्लेरेशन हुआ था। कौन से राइट्स? अफर्म द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट पावर। लोगों के जो भी राइट्स हुआ करते थे, लीगल राइट्स, उन सब का जो है क्या हुआ था इस टाइम पर? डिक्लेरेशन हुआ था। तो ये डेट आप याद रखेंगे, 26 अगस्त 1789। ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय एनलाइटनमेंट आइडियल्स, जो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि एनलाइटनमेंट आइडियल्स ने बहुत ज़्यादा लोगों पर एक प्रभाव डाला, जिसकी वजह से लोग अवेयर हुए अपने राइट्स को लेकर। ठीक है, हर चीज़ को लेकर वो अवेयर हुए, और इसीलिए अब उन्होंने डिमांड की अपने राइट्स को लेकर कि हमें इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए, जिसकी वजह से 26 अगस्त 1789 को डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ किंग लुई 16 जनवरी 21, 1793। अब 21 जनवरी 1793 को आप देखते हैं एग्जीक्यूशन हो गया किसका? किंग लुई 16 का। ठीक है, जो कि मोनार्क थे इस टाइम पे फ्रांस के, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। क्यों एग्जीक्यूट कर दिया गया वो हम कॉजेज़ में पढ़ चुके हैं। ही वॉज अ वीक लीडर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स को एक्सेस कर नहीं सकते थे, प्रॉब्लम समझ ही नहीं पा रहे थे, तो उनका सलूशन तो तब निकालते, तो इस वजह से इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। आप कह सकते हैं इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, इनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ गया, तो
अब किंग लुई 16 एग्जीक्यूट हो गए, मार्क द एंड ऑफ द मोनार्की। और जाहिर है जब मोनार्क को ही एग्जीक्यूट कर दिया गया है तो फ्रांस में मोनार्की का एंड हो गया। शिफ्टेड पावर टू द रेडिकल रेवोल्यूशनरीज। अब जो रेवोल्यूशनरीज थे उस टाइम के, कुछ टाइम के लिए पावर उनके हाथ में दे दी गई। रेन ऑफ टेरर 1793 टू 1794। अब ये जो रेन ऑफ टेरर है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक पीरियड रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इस टाइम पे आप बहुत से एक मास एग्जीक्यूशन देखेंगे, बहुत सी हत्याएं होते हुए देखेंगे आप, ठीक है। एस्टिमेट्स की माने तो 16,000 पीपल वर एग्जीक्यूटेड एट दैट टाइम, ठीक है, जो कि आप आगे विस्तार में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना कि ये रेन ऑफ टेरर बहुत ख़तरनाक पीरियड रहा था, ठीक है। कब हुआ था ये? 1793 टू 94, ये याद रखेंगे आप। लेड बाय द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी अंडर रॉबस्पियर, ठीक है। अब जो है एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसका नाम था कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे, किसने बनाई थी ये कमेटी? इसके लीडर थे मैक्समिलियन रॉबस्पियर, जो कि आप यहाँ नाम देख सकते हैं, रॉबस्पियर, ठीक है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि रेन ऑफ टेरर से कौन रिलेटेड है? आर फॉर रेन ऑफ टेरर, आर फॉर रॉबस्पियर। इनका पूरा नाम क्या था? मैक्समिलियन रॉबस्पियर। और ये पीरियड कब का है? 1793 टू 94। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट 1799। अब फ्रांस में आप देख सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, मोनार्क को एग्जीक्यूट कर दिया गया, एंड ऑफ मोनार्की हुई। उसके बाद जो पावर थी वो शिफ्ट कर दी गई किसके हाथ में? रेडिकल रेवोल्यूशनरीज़ के हाथों में। लेकिन ये कोई हमेशा तो चल नहीं सकता था, है ना। अब जब किसी कंट्री को एक तरीके से चलाना है, ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाहिर था कि इनके बाद एक नया एम्परर आना था। किसके बाद? लुई 16 के बाद एक नया एम्परर आना था। तो जो नया एम्परर आएगा वो आप सब जानते हैं कौन होगा? नेपोलियन बोनापार्ट, जिनका नाम अभी भी आप जो है ऐसे ही सुनते रहते होंगे, बहुत फेमस हैं ये, नेपोलियन बोनापार्ट। और इनका राइज हुआ कब आपको देखने को मिलते हैं? 1799 में। एम्परर नहीं बने थे 1799 में, इनका राइज होता है 1799 में। ओवरथ्रू द डायरेक्टरी ना कू डीटेट, ठीक है। अब इन्होंने एक डायरेक्टरी, कू डीटेट क्या है, ठीक है, पहले आपको जानना है ये कू डीटेट क्या है। आप कह सकते हैं कूप का मतलब होता है मिलिट्री, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिलिट्री ऑफिशियल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका एक ग्रुप था। अब इन्होंने क्या किया था? उसके थ्रू जो डायरेक्टरी थी फ्रांस की उसको ओवरथ्रो कर दिया था, ठीक है। देन एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज फर्स्ट कॉन्सल एंड लेटर एम्परर। और इन्होंने इसके बाद क्या किया? अपने आप को फ्रांस का फर्स्ट कॉन्सल बनाया। लेटर क्या हुआ? इन्होंने लोगों का भरोसा जीता और अब ये क्या बन गए थे? नाउ ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि हमें कवर करने थे कॉजेज़ में, ठीक है, और की इवेंट्स में। आपको पता चल गया है कि जो है किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको एक आइडिया हो गया है कि कौन सा इवेंट कब हुआ, ठीक है, किस तरह से एक ये स्टोरी चलेगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको आप एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जाहिर है हिस्ट्री है, सबको बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये एक तरीका होता है हिस्ट्री को पढ़ने का। अगर आप इसके जो की आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो मतलब एक के बाद एक जो भी चीज़ कवर हो रही है, कॉजेज़ हैं, पहले तो आप इवेंट्स को जानिए कि कौन सा इवेंट कब हुआ, पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, तो इससे आपको डेट्स याद रखने में आसानी होगी। और दूसरी चीज़, उसके बाद आपको कॉजेज़ पता होने चाहिए, क्या कॉजेज़ थे, किस वजह से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किया है पूरा एनसीईआरटी बुक को, सॉरी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर को, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आपको एक जो है आइडिया मिल चुका है कि किस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। जो कोर है ना, जो बेस है, वो आपका क्लियर हो गया है। तो अब मैं यही करूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जाएं अपने चैप्टर पर, बुक खोलें, चैप्टर पर जाएं और 1 बाय 1 लाइन को रीड करें। इससे आपको अब बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स है वो आपको पहले से ही
क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जल्दी ही इसके बाद के टॉपिक्स भी कवर होंगे और वीडियोस में जल्दी अपलोड करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।